इसके इंट्रोडक्शन के साथ ही ये जो डिसीजन था इसको चैलेंज किया गया, ठीक है ना। क्या NCTE जो है ये इंट्रोड्यूस कर सकती है इस TET को, क्या इसे मैंडेटरी कर सकती है टीचर्स के रिक्रूटमेंट आएगा कि आपके स्कूल में स्पेशली एबल चिल्ड्रन जो हैं उनको भी अलो किया जाता है, उनको भी पढ़ाया जाता है। तो इस सेटअप को क्या कहेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन कहेंगे। तो हम एकदम से टिक कर लेंगे हाँ इंक्लूसिव एजुकेशन, जबकि ये रॉन्ग है, उसको इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो इस TET सीरीज़ का पहला वीडियो होने जा रहा है, जो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज़ TET, थोड़ा सा बैकग्राउंड, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो इज़ द सिलेबस ऑफ दिस एग्ज़ाम। ठीक है, बस आप लोग आखिर तक बने रहिएगा, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। सो व्हाट इज़ TET? As you all know, this is Teachers Eligibility Test, a mandatory qualifying exam for teachers in India to teach in government schools, government aided schools and in some private schools as well. क्योंकि आप जानते हो हमारे यहाँ बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स उन्हीं टीचर्स को रिक्रूट करते हैं जो TET क्वालिफाइड हो। TET को इंट्रोड्यूस किया NCTE ने, which is नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, NCTA, इसने इंट्रोड्यूस करा था TET को। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन के साथ ही ये जो डिसीजन था इसको चैलेंज किया गया। ठीक है ना, क्या NCTE जो है ये इंट्रोड्यूस कर सकती है इस TET को, क्या इसे मैंडेटरी कर सकती है टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है ना, ये बात चैलेंज होना शुरू हो गई। जैसे बहुत सारी स्टेट्स लाइक यूपी एंड मैनी अदर स्टेट्स ने इसको चैलेंज किया। तो चैलेंज करते करते अल्टीमेटली ये बात कहाँ तक पहुँची, बात पहुँची सुप्रीम कोर्ट तक। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेके क्या कहा, सबसे पहला जो मतलब चैलेंज था जो किया गया वो ये था कि वेदर दिस NCTE ये जो बॉडी है ये ऑथराइज्ड है क्या TET को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज पर द सेक्शन 23(1) ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, NCT is empowered to lay down minimum qualification for teachers। NCT जो है ये ऑथराइज्ड है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि ये एम्पावर्ड है टीचर्स की मिनिमम क्वालिफिकेशन को ले डाउन करने के लिए। तो ये बात यहीं पे, ये जो चैलेंज था कि ये ऑथराइज्ड है कि नहीं, ये यहीं पे रद्द हो जाती है। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि एज पर आर्टिकल 21A of the Indian Constitution, which is right to education. This article not only guarantees education but quality education. अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक बात क्लियर की कि दो चीज़ें होती हैं, वन इज क्वालिटी टीचर एंड सेकेंड इज क्वालिटी एजुकेशन। नाउ व्हाट इज क्वालिटी टीचर मीन? ठीक, क्वालिटी टीचर का क्या मतलब है? आप देखते हो कि हमारे यहाँ बहुत सारे टीचर्स MSc, M.Ed, MA, ठीक है ना, MPhil, PhDs करके हैं, जो टीचर्स बहुत वेल क्वालिफाइड हैं। हम कह सकते हैं कि वो जो वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं वो क्या हैं, क्वालिटी टीचर्स हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो वेल क्वालिफाइड टीचर्स हो वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए टीचर मस्ट बी कॉम्पिटेंट। टीचर क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट इनफ होना चाहिए। अब किन चीज़ों को लेके कॉम्पिटेंट होना चाहिए,
ही मस्ट बी अवेयर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। ही मस्ट नो टीचिंग लर्निंग थियरीज़ क्या होती है, व्हाट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड, वो जिन बच्चों को पढ़ाने जा रहा है वो चाइल्ड साइकोलॉजी, एडोलेसेंट साइकोलॉजी, उनके बारे में उसे मालूम होना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है उस चीज़ के बारे में उसे पता होना चाहिए। लर्निंग थीरीज़ क्या है उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अब इन सब चीज़ों के बारे में पता है कि नहीं है, उसे फाइंड आउट करने के लिए एक टेस्ट डिज़ाइन किया गया विच इज़ TET। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि इसमें बुरा क्या है, इससे तो एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो सर्व हो रहा है। इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। एंड फर्दर हम ये भी कह सकते हैं कि इट ब्रिंग्स अबाउट यूनिफॉर्मिटी अमंग ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। यूनिफॉर्मिटी आती है, ठीक है ना, डिफरेंट स्टेट जो है, अगर हर जगह TET क्वालिफाइड टीचर्स होंगे तो जो एजुकेशन का एक लेवल होगा पूरी कंट्री में वो क्या होगा, सेम रहेगा। तो ये कुछ सुप्रीम कोर्ट की बातें थी जो TET को लेके हुई। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज एग्जाम पैटर्न क्या है TET का। सी अभी जो हम यहाँ पे बात करेंगे दैट इज सेंट्रल TET जो है, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यहाँ वो स्टेट्स जहाँ पे TET हो रहा है वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वही हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी ऐसा भी न्यूज़ में चल रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी TET इंट्रोड्यूस होने वाला है। इवन इन सर्विस टीचर्स, जो टीचर्स ऑलरेडी सर्विस में हैं, उनके लिए भी TET को मैंडेटरी किया जा रहा है। अभी ये बात क्लियर नहीं है, बट हो सकता है इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। दैट दैट डिपेंड्स अपॉन द बॉडीज टू डिसाइड। हायर अथॉरिटीज़ जो है वो डिसाइड करेंगी कि क्या होने वाला क्या नहीं। लेकिन पैटर्न जो है, चाहे कोई नया टीचर रिक्रूट हो रहा है उसके लिए भी पैटर्न और सिलेबस सेम रहेगा, या अगर इन सर्विस टीचर्स को देना पड़े उसके लिए भी पैटर्न और जो सिलेबस होगा वो सेम रहेगा, ठीक है ना। सो जो पैटर्न फॉलो हो रहा है जनरली अभी तक अमंग मोस्ट ऑफ द स्टेट्स और सेंट्रल लेवल पे, हम उसको डिस्कस करेंगे। उस पैटर्न के हिसाब से देयर आर 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 फॉर प्राइमरी टीचर्स जो 1st से 5th तक पढ़ाते हैं, एंड पेपर 2 फॉर मिडिल टीचर्स जो 6 से 8th तक पढ़ाते हैं, ठीक है। अब अगर इन केस जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट होता है तो एज यू नो कि हमारे इधर ऐसा कुछ भी नॉमेनक्लेचर नहीं है कि प्राइमरी टीचर अलग हैं और मिडिल टीचर्स अलग हैं, ठीक है ना। कुछ टीचर्स वही हैं जो प्राइमरी स्कूल में काम कर रहे होते हैं, वही ट्रांसफ़र होके कई बार मिडिल स्कूल्स में चले जाते हैं, कई बार हाई स्कूल्स में चले जाते हैं। अब यहाँ का क्या पैटर्न होगा दैट इज़ येट टू बी डिसाइडेड। हो सकता है कुछ चेंज हो यहाँ पे, हो सकता है कुछ कंबाइंड हो, ठीक है ना, ठीक है ना। दिस इज येट टू बी डिसाइडेड, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा टीचर्स को लेके कुछ डिफरेंट ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं है, प्राइमरी टीचर अलग हो, मिडिल टीचर अलग हो, ठीक है। तो ये 2 पेपर हैं, ईच पेपर कैरीज 150 मार्क्स। 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चंस होंगे। दैट मीन्स ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, ठीक है ना। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 150 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और टाइम जो होगा दैट इज 2.5 आवर्स। मतलब हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू हैव 1 मिनट, ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद इसमें दिस इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। क्वालिफाइंग मीन्स कोई टॉपर बनने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेरिट, कोई किसी रैंक में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ए टीचर जस्ट नीड टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, ठीक है ना। एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया सेट होगा, उस क्राइटेरिया को आप अचीव कर लेते हो तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। अभी तक जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है जो फॉलो हो रहा है दैट इज 60% इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी एंड 55% in case of
रिजर्व्ड, ठीक है। जनरल कैटेगरी में किसी को 60% मार्क्स अचीव होते हैं तो वो क्वालिफाई होता है, और रिजर्व्ड कैटेगरी में 55% जिसके अचीव होते हैं वो क्वालिफाई माना जाता है, ठीक है ना। इसमें एक और चीज है, दैट इज नो नेगेटिव मार्किंग। अब सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं। नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, सपोज ये क्वेश्चन एक, दिस इज सेकंड क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन ठीक हो गया, यू गेट 1 मार्क। आपका दूसरा क्वेश्चन गलत हो गया और अगर नेगेटिव मार्किंग है, मान लो नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, तो अगर आपने गलत क्वेश्चन किया तो आपका 0.25 जो आपने अचीव किया है उसमें कट जाएगा। मींस आपका जो नेट गेन है वो 0.75 रहेगा। वो उस केस में जहां नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहां पे आपका कुछ भी कटेगा नहीं, ठीक है ना। आप गलत भी करते हैं तो भी ये जो सही है इस पे कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। मतलब अगर आपका ये ठीक ये गलत तो भी आपको 1 मार्क मिलेगा ही मिलेगा। तो दैट मीन्स कि आप तुक्का भी मार सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा OMR बेस्ड है, ठीक है ना। बबल्स होंगे, यू नीड टू फिल दोज बबल्स, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम पैटर्न। Now let's come to the most important part of this video, which is syllabus, ठीक है ना। सिलेबस हमें पता होना चाहिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। फर्स्ट आपके उसको सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल पता होना चाहिए कि एग्जाम में एक्चुअली पूछने क्या वाले हैं, ठीक है ना। तो सिलेबस, ठीक है। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें एक आएगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 मार्क्स का। उसके बाद वी हैव दिस लैंग्वेज 1, 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2, 30 marks, math 30 marks, and EVS 30 marks. पेपर 1। पेपर 2 अगर हम देखते हैं, अगेन इसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, 2 30 मार्क्स। यहाँ पे यू हैव ऑप्शंस, आप इधर मैथ को चूज कीजिए, साइंस को ऑप्ट कर सकते हैं, सोशल स्टडीज को ऑप्ट कर सकते हैं, और ये आपका 60 मार्क्स होगा। मीन्स पेपर 1 में यू हैव 5 पेपर्स और यहाँ पे आपके 4 पेपर्स होंगे, ठीक है ना। ये जो चौथा है ये 60 मार्क्स का रहेगा और आप चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप वही ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें आप बेटर होंगे, ठीक है ना, जिसपे आपका होल्ड अच्छा होगा, दैट विल गिव यू मोर मार्क्स। ओके, सो दिस इज, अब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन दिस इज फॉर पेपर 1 इज फॉर प्राइमरी टीचर, जैसे हमने पीछे देखा। तो उसमें जो आपकी जो पेडागोजी होगी वो चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करेगी, लेकिन जब आप 6 से ऊपर जाते हो तो एक एज में चेंज आ जाता है, एडोलिसेंट एज आ जाती, तो वहाँ पे एडोलिसेंट साइकोलॉजी डिस्कस होगी, ठीक है ना। तो बाकी लैंग्वेज वगैरह ये सब सेम रहेगा दोनों पेपर्स में, ठीक है। अब हम सबको 1 by 1, देखो पूरा डिटेल में तो हम नहीं बता सकते, वो तब होगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो चीज़ें ओपन अप होती रहेंगी, खुलती जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल हमें थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस सिलेबस में अंदर होने क्या वाला है, तो उसको थोड़ा थोड़ा सा हम ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है। सो अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को देखेंगे, इसको लेके चलते हैं। फर्स्ट पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है ना।
जो 30 मार्क्स का है, इसमें क्या क्या रहेगा? इसमें एक जो टॉपिक होगा दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस पार्ट से आपके 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें क्या होगा, अब बहुत सारी थ्योरीज होगी, ठीक है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होती है, इसको लेके डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज दी है, उन थ्योरीज को हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस जीन पियाजे, ठीक है ना, इसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, उसको पढ़ेंगे। वी हैव दिस मैस्लो थ्योरी ऑफ नीड्स, उसको पढ़ेंगे। हमारे पास लॉरेंस कोलबर्ग है, ठीक है ना, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है इसकी, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद वी हैव अनदर स्किनर बिहेवियरिस्ट थ्योरी है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी थ्योरीज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इन सब थ्योरीज जो 6, 7 या 8 थ्योरीज होंगी, उनको पढ़ने से हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट होगा और उस पोर्शन से 8 से 10 क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं, ठीक है ना। एक ये इसका पार्ट रहेगा। इसी में अगर हम सेकंड पार्ट देखेंगे दैट इज लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस, ठीक है। यहां से भी 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। व्हाट इज लर्निंग, टीचिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। तो हम ये सब यहाँ पे पढ़ने हैं। इसमें लर्निंग थ्योरीज बहुत सारी, लर्निंग कैसे होती है इसमें, जैसे सोशल कंडीशनिंग थ्योरी है, ठीक है ना, बहुत सारी थ्योरीज हैं, उनको हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हम इस लफ्ज़ को ले लेते हैं, जैसे हम लर्निंग क्या है। लर्निंग तो आप देखते हो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लर्निंग 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 हो रही है, ठीक है ना। इवन स्कूल्स में हमें बोलते थे बेटा लर्न करो, पेरेंट्स घर में जाके बोलते हैं बेटा लर्न करो, ठीक है ना। तो अगर जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, तो हमारे लिए लर्निंग होता था किसी चीज़ को याद करना, ठीक है ना। घर में पेरेंट्स बोलते थे लर्न करो, दैट मीन्स याद करो। टीचर्स बोलते थे लर्न करके आना, दैट मीन्स याद करके आना। बट क्या लर्निंग वाकई में वो चीज़ होती है? लर्निंग को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे यहाँ एक टाइम आया, कोविड का टाइम, ठीक है ना। कोविड के टाइम में आप सब लोगों ने देखा कि हमने एक नई चीज़ एक्सपीरियंस की। क्या चीज़? कि हेल्थ जो है ये वेल्थ है, ठीक है ना। सेहत जो है वो बहुत बड़ी नियामत है, हम लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए। ये सब कोविड को जब हमने एक्सपीरियंस किया तो हमारी नॉलेज में एक इजाफा हुआ, एड ऑन हुआ कि हेल्थ कितनी बड़ी गिफ्ट है, कितनी बड़ी नियामत है, ठीक है ना। तो ये एक नया इजाफा हुआ हमारे हमारे अंदर नॉलेज, इस सॉरी हेल्थ को लेके। तो उस एक्सपीरियंस के बाद जो हमारा एटीट्यूड था टुवर्ड्स हेल्थ वो बदला। एटीट्यूड क्या हुआ? रुझान। व्हाट इज रुझान? रुझान इज लाइकिंग और डिसलाइकिंग टुवर्ड्स समथिंग। तो हेल्थ को लेके हो सकता है पहले हम इग्नोर करते थे, लेकिन अब हमारा उसको लेके थोड़ा सा रुझान बदल गया। रुझान बदलने से हमारा जो बिहेवियर था वो भी बदला। बिहेवियर कैसे बदला? फॉर एग्जाम्पल मान लो कभी हम ऐसे बोलते हैं कि चलो यार घूमने निकलते हैं, अगर हम पूरे दिन बैठे रहे तो बोलते हैं कि नहीं गाड़ी से नहीं जाएंगे, चलो पैदल चलते हैं, थोड़ी सी वॉक हो जाए। मतलब अब हमारे बिहेवियर में भी क्या आ रहा है? वो हेल्थ कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। मतलब हम वो काम कर रहे हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो आप देख रहे हो कि लर्निंग इस चीज को कहेंगे कि लर्निंग जब आपका नया नॉलेज आपके पास आया, उससे आपका एटीट्यूड बदला और एटीट्यूड बदलने से आपका बिहेवियर बदला, दिस लर्निंग। तो अब अगर हमें कोई ये बोलता है कि जो लर्निंग है, यहां एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, लर्निंग इज इक्वल टू मेमोराइजिंग, तो हम क्या इसे सही कह सकते हैं? नहीं, लर्निंग इज नॉट इक्वल टू मेमोराइजिंग। लर्निंग मेमोराइजिंग नहीं है। जबकि हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस खुद किया तो हमें लगता था कि लर्न करना ही मेमोराइज करना होता है। तो ये चीज़ें हैं, इनको हमने इन चीज़ों को क्लैरिटी से समझना है कि मेमोराइजिंग क्या चीज़ है, लर्निंग क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम जो भी हमारे पास टर्म्स आएंगी उनको हमें प्रॉपरली समझना है, ठीक है ना। तो ये इस लर्निंग टीचिंग, इसमें भी अलग स्ट्रेटजीज हैं, अलग थीरीज हैं, अलग प्रोसेसेस है। उन प्रोसेसेस, उन थीरीज, उन स्ट्रेटजीज में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन इस पार्ट से आएंगे। उसके बाद वी हैव इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है ना। इससे भी 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक ना। तो ये टोटल
ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, ठीक है ना, जो 30 मार्क्स का, उस 30 मार्क्स को हमने 3 सब टॉपिक्स में डिवाइड करना है और हर टॉपिक की अलग अलग थीरीज हैं, उनको पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन नॉर्मली, फिर हम जो नॉर्मली इसको समझते हैं तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं कि एजुकेशन फॉर ऑल, जिसमें स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन जो होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। लेकिन क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमें क्वेश्चन आएगा कि आपकी स्कूल में स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन जो हैं उनको भी अलो किया जाता है, उनको भी पढ़ाया जाता है, तो इस सेटअप को क्या कहेंगे? इंक्लूसिव एजुकेशन कहेंगे। तो हम एकदम से टिक कर लेंगे हाँ इंक्लूसिव एजुकेशन, जबकि ये रॉन्ग है, उसको इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं। अगर मतलब उसको कहेंगे इंटीग्रेटेड एजुकेशन। मतलब हमारा जो स्कूल है, हम स्कूल में अगर स्पेशली एबल्ड चाइल्ड्स को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, एडजस्ट करवा रहे हैं, ठीक है ना, उनको आके वहाँ पे एडजस्ट कराया जा रहा है, तो जहाँ पे वो एडजस्ट हो, ठीक है ना, उसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं कहेंगे, उसको हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन वो होता है कि जहाँ पे कोई भी बच्चा है, नॉर्मल हो, स्पेशली एबल्ड बच्चा हो, उसको लगे कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ की जो टीचिंग अप्रोचेज़ है, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ है, जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे ऐसे लगेगा कि ये मेरे ही लिए बना है, उसे उसमें एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। वैसा जैसा सेटअप होगा, उस सेटअप को हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहेंगे। तो इसमें भी इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन जहाँ पे हो तो वहाँ पे कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को फॉलो किया जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है? आप देखते हैं कि हर बच्चा, हम बोलते हैं एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, ठीक है ना, तो क्या हम उस यूनिकनेस को कंसिडर करते हैं वाइल ट्रांजैक्टिंग इन क्लासरूम्स? हम मानते हैं कि हम सामने खड़े होकर सब बच्चों को एक ही तरह से लेक्चर झाड़ते हैं, ठीक है ना, तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि आप देखते हो हर बच्चे का जेनेटिक मेकअप अलग है, हर बच्चे का सोशल बैकग्राउंड अलग है, हर बच्चे का एनवायरनमेंट अलग है। कोई बच्चा स्लो लर्नर है, कोई बच्चा फास्ट लर्नर है, कोई बच्चा गिफ्टेड चाइल्ड है, तो सब एक तो नहीं है, तो सब के लिए एक ही तरीका तो नहीं चलेगा। तो क्या क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें कैसे टैकल करना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज है, वो सब यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। तो वो सब उस पोर्शन से भी क्वेश्चंस आएंगे, पूछा जाएगा आपको, ठीक है। तो ये था कुछ मोटा मोटा जो हमने पहला टॉपिक देखा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। हम इसे इतना लंबा तो नहीं खींच सकते क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ऐसे लंबी हो जाएगी, लेकिन हम शॉर्ट में देखेंगे। इसके बाद हम दूसरा जो टॉपिक था वो था लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में आपको क्या होगा, कोई भी इंडियन लैंग्वेज होगी जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उसमें से किसी एक लैंग्वेज को चूज़ करना है और उसी रिलेटेड आपका उसका पेडागोजी, उसका कंप्रीहेंशन, उसका जो प्रोज पोइट्री वगैरह, वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉर्मली कौन सी मे बी हिंदी चूज़ करेंगे, मे बी उर्दू चूज़ करेंगे, मे बी डोगरी चूज़ करेंगे, मे बी कश्मीरी चूज़ करेंगे। तो जो भी हम लैंग्वेज चूज़ करेंगे तो उस लैंग्वेज में आपको पूछा जाएगा उसी लैंग्वेज के रिलेटेड। तो ये भी 30 मार्क्स का होगा। फिर लैंग्वेज 2 जो होगा या आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज होगा, ठीक है ना, उसको लेके यहाँ पे उसकी कंप्रीहेंशन, लैंग्वेज की पेडागोजी क्या है उससे क्वेश्चन आएगा, ग्रामर का पोर्शन क्या है उससे क्वेश्चन आएगा, कंप्रीहेंशन उससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो दोनों में कंप्रीहेंशन होगा, दोनों की पेडागोजी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 30 मार्क्स का ये भी रहेगा, 30 मार्क्स का ये भी रहेगा। उसके बाद जो चौथा पेपर होगा दैट इज़ मैथ, ठीक है ना। इसमें भी एक तो 5th तक होगा और उसके बाद जो 8th तक होगा, इसमें बेसिक मैथ जो 5th तक होगा तो वो प्राइमरी टीचर्स को 5th तक की जो फर्स्ट पेपर है उसमें 5th तक ही पूछा जाएगा, और जो मिडिल टीचर है उसमें अप टू 8th, उसी को थोड़ा सा आगे लिया जाएगा अप टू 8th, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, वही नंबर्स की बात होगी, ठीक है ना, नंबर्स पे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम जियोमेट्री पे क्वेश्चंस होंगे, जियोमेट्री शेप्स जो होंगे, ठीक है ना, यहाँ से 6 से 8 क्वेश्चन हो सकते हैं, नंबर्स पे 8 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसकी जो ये अपना मैथ है, मैथ को कैसे पढ़ाया जाता है, उसकी क्या पेडागोजी है, ठीक है ना, यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
ठीक है ना। और भी इसके अंदर वो जैसे जैसे हम सिलेबस के अंदर जाएंगे, इन टॉपिक से पहुंचेंगे, तो वहाँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो इसी तरह मैथ के बाद वी हैव दिस EVS, ठीक है। EVS में हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट, इस पे 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमारी सोसाइटी, कम्युनिटी, उस पे 8 से 10 क्वेश्चन, और फिर EVS की पेडागोजी क्या होगी, उस पे भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये मोटा मोटा मैं आपके सामने रख लिया कि मोटा मोटा सिलेबस जो है वो इस किस्म का होगा। अब जैसे जैसे हम इसके अंदर जाएंगे, इसे बहुत अच्छे डिटेल से हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।